नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में वर्णमाला से देखिए जितने भी क्वेश्चन अब तक केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, EMRS में पूछे गए हैं, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्णमाला जो है चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बता देता हूं, जितने भी लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के द्वारा जनरल अवेयरनेस, ICT यानी कि कंप्यूटर और हिंदी, इन तीनों की तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में वर्णमाला से देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को देखेंगे। और देखिए एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह सभी PYQ हैं। और अब आप लोगों के पास उतना भी टाइम नहीं बचा है कि आप लोग पूरा थियरी के साथ जाइए, कहीं कवर करिए, नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट जो तैयारी करने का देखिए जो तरीका है वो आप लोगों का PYQ है। तो PYQ आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, आप लोगों का एक एक क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन एनवीएस में पूछा गया है, ऑडिट असिस्टेंट में। तो ठ है, देखिए ठ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, कंठ है कि दंत है कि मूर्धन है कि तालव्य है। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धन्य होता है। और देखिए यह जो आता है ट वर्ग के अंतर्गत आता है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या लोग साथ में देखते चलेगा, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए क वर्ग होता है, फिर देखिए च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, और देखिए प वर्ग होता है। इसमें नहीं दिया प वर्ग। देखिए क वर्ग को कंठ्य कहा जाता है, फिर उसके बाद च वर्ग को तालव्य कहा जाता है, ट वाले को मूर्धन्य कहा जाता है, त वर्ग को दंत कहा जाता है, और देखिए एक ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। तो ओष्ठ वालों को क्या कहा जाता है? प वर्ग वालों को ओष्ठ कहा जाता है, यानी प समझिएगा। तो प, फ, ब, भ, म ये सब कहाँ ओष्ठ के अंतर्गत आता है। देखिए ठ का पूछा था, ठ कहाँ पर है? मूर्धन्य में आएगा। तो पूरा याद रखिएगा आप लोग। पहले कंठ में याद रखिएगा क, ख, ग, घ, ङ, तालव्य का च, छ, ज, झ, ञ, मूर्धन्य का ट, ठ, ड, ढ, अण, और दंत के त, थ, द, ध, न, और देखिए ओष्ठ का प, फ, ब, भ, म। इसको लोग याद रखिएगा, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए EMRS TGT पिछले बार पूछा गया था 2023 में। यह पत्नी की मृग की आहार की सिंधुर्मी। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वर की मात्राओं की दृष्टि से देखिए सिंधुर्मी जो लिखा है अशुद्ध है। अभी हम आपको बताते हैं किसका शुद्ध क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा दूसरे का डी जो होगा सही होगा। देखिए सिंधु प्लस उर्मी बनेगा तो सिंधुर्मी बनेगा। तो यहाँ पर यह गलत लिखा है, म पर छोटी का मात्रा होगा सिंधुर्मी में। तो देखिए व्याख्या दिया कि स्वर की मात्राओं की दृष्टि से सिंधुर्मी अशुद्ध है, सिंधु प्लस उर्मी मिलकर सिंधुर्मी यही शुद्ध शब्द होगा इसका। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि न वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब देखिए हम आपको अभी पढ़ा चुके हैं, क्या होगा अगर पता है, कंठ होगा कि तालव्य होगा कि मूर्धन होगा कि दंत होगा। तो देखिए न कहाँ पर आएगा, देखिए न जो आएगा आप लोगों का वह दंत के अंतर्गत आएगा। देखिए त, थ, द, ध, न, तो कहाँ पर आएगा? दंत के अंतर्गत आएगा। तो तीसरे का क्या होगा? डी से। देखिए केवीएस PRT में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलिएगा। कह रहा है कि न वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए दंत होता है तथा यह सघोष अल्पप्राण नासिक। ये भी याद रखिएगा आप लोग। जो न है यह सघोष है, अल्पप्राण है, नासिक है। देखिए एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण होता है। जैसे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ऊपर ही मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए इसी में अल्पप्राण महाप्राण आपको देखना है। तो देखिए पहला तीसरा पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। पहला और आपका तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। बाकी देखिए दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो अल्पप्राण पूछा था उस क्वेश्चन में, तो नौ क्या होगा? अल्पप्राण होगा। याद रखिए पहला तीसरा और पांचवा यह क्या होता है? अल्पप्राण। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यही इसी प्रकार न कहाँ जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नक्षत्र शब्द में
संयुक्ताक्षर है। मतलब यह पूछ रहा है कि जो नक्षत्र शब्द है वह किससे किससे मिलकर बना हुआ है। वर्ण का यहाँ पर मेल पूछा है, संयुक्त अक्षर पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन वही कर पाएगा जो संयुक्त वर्ण के बारे में जानेगा पहले से। जैसे मान लीजिए संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र कौन कौन होता है। देखिए एक आपका होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए एक होता है छ, फिर देखिए त्र, और एक होता है आप लोग का ज्ञ, और एक होता है आप लोगों का स्र होता है। अब वही जानने का इसको जो यह समझेगा कि यह किससे किससे मिलकर बना होता है। देखिए जो छ होता है यह आधा क और स से मिलकर बना होता है। ज्ञ देखिए जो बना होता है यह आधा ज और य से मिलकर बना होता है। और देखिए स्र जो मिलकर बना होता है, देखिए यह स और र से मिलकर बना होता है। और त्र जो होता है देखिए यह त और र से मिलकर बना होता है। देखिए जो इसको जाने का है वही इस क्वेश्चन को करवाएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है कि छ का भी पूछ लिया और त्र का भी पूछ लिया है। अब हम लोग आइए ऑप्शन पर देखते हैं। अब देखिए कहाँ पर छ का क्या होगा, आधा क और स होगा, फिर त्र का क्या होगा, आधा त और र होगा। ऐसे देखिए अब खोजिए इसमें। तो न में क्या होगा, अब देखिए नक्षत्र, तो न तो होगा ही होगा। देखिए किस में दिया है न, फिर देखिए क, देखिए त और र कहाँ पर होगा यहाँ पर। तो आप लोग का यहाँ पर जो होगा इसका चौथे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। कैसे, देखिए न तो यहाँ पर हो जाएगा और छ किससे बना, क और स से मिलके छ बना है, और देखिए त और र मिलके त्र बना है। तो यहाँ पर कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। बाकी देखिए जब आप लोग इसमें देखेंगे, इसमें पहले में तो यहाँ पर देखिए र पर हलंत नहीं लगेगा, बाकी क पे हलंत रहेगा और त पे हलंत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसको आप लोग एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा। देखिए ये दिया भी है, संयुक्त अक्षरों का मेल देखिए नीचे समझा भी दिया है। छ किससे मिलकर बना, क और स से मिलकर बना, त्र तो र से मिलकर, ज्ञ जो है जो य से मिलकर बना है, और ये आप लोगों का स्र किससे मिलकर बना अभी बता चुके हैं आप लोगों को, स और र से मिलकर बना स्र। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में च वर्ण का उच्चारण स्थान है, कंठ है कि तालव है कि मूर्धन है कि दंत है। अब आप बताइए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, च जो होता है तालव के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर पांचवें का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। इसके अलावा देखिए च के बाद च, छ, ज, झ, य और साथ में य और स भी तालव्य होता है, याद रखिएगा। च वर्ग के अंतर्गत जो होता है च वर्ग तो सब आता है च वर्ग के अंतर्गत, च, छ, ज, झ, य। बाकी देखिए य और स भी जो होता है यह इसका भी उच्चारण स्थान जो होता है तालव्य ही होता है। एग्जाम में ये भी पूछ लेगा, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ वर्णों के योग से बना है। यह पूछा है कि ज्ञ किससे मिलकर बना है, आपको बता चुके हैं किससे मिलकर बना है, आधा ज और य कहेंगे, यानी ज और य से मिलकर ज्ञ बना है। ये जो होगा इसका सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं, मैं देखिए आप लोगों से कभी नहीं कहता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और आप लोग देखिए, थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पता नहीं देखिए कौन लोग हैं जो ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कंटेंट नहीं देखते हैं, क्या है कैसा कुछ नहीं, तुरंत देखिए वीडियो को डिसलाइक करके भाग जाते हैं। पता नहीं कौन 2-3 लोग हैं जो मैं वो लोग देखिए इंतजार करते हैं, पता नहीं वो कोई चैनल वाले हैं कि किसी चैनल के द्वारा भेजे जाते हैं। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं त्यों 2 लोग 3 लोग डिसलाइक कर भाग जाते हैं। और मैं आप लोगों से लाइक करने के लिए कहता नहीं हूँ, देखिए नहीं कहता हूँ तो इस जो चैनल का जो रैंक है, वीडियो का रैंक है, डाउन हो गया है और यह वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए उन लोगों को जवाब देने के लिए, और आप लोग हमारा यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और देखिए आप लोग कमेंट भी करिएगा, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी कमेंट करना हो कमेंट करिए। अपना आप लोग हमें रिव्यू दीजिए कि किस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं और साथ में आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। आप लोग कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं, तो आप लोग को कमेंट करने से हमें भी थोड़ा मोटिव मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ज्ञ जो बना है ज और य वर्णों के योग से बना है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। अब देखिए ह, स, ठ और स, सीधे आंसर देखिए क्योंकि आंसर ही दिख गया था। देखिए ह जो आता है यह कंठ के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ह जो आता है कंठ के अंतर्गत, स जो आता है तालव के अंतर्गत, ठ जो आता है मूर्धन्य के अंतर्गत और स जो आता है दंत के अंतर्गत। देखिए एग्जाम में आप लोग पहले मान लीजिए क ख ग घ ङ, अब मान लीजिए ह आ गया, अगर इसको नहीं याद किए नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसको बोल कर देखिएगा तालव्य से यह साउंड निकल रहा है कि मूर्धन्य से यह साउंड निकल रहा है कि दंत से कि कंठ से। तो इसी प्रकार लोग एग्जाम में इसको हल करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 करा कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, आपको बता चुके हैं। प कहाँ से होगा, ओठ से होगा। तो प फ ब भ म कहाँ तो जाएगा, प से होगा। तो प मतलब ओठ से होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए सब केवीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का कि त्रिवेणी शब्द में त्र, अब देखिए आप बता चुके हैं हम आप लोगों को, देखिए ध्यान से करिएगा। तीर तो होगा नहीं, गलत है। ये भी नहीं होगा, तर दोनों नहीं होगा। कौन होगा, आधा तो र यह होगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी जो होगा सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया भैया जो हमको बताएं सब। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। न है मतलब न दंत है कि घ कंठ है कि य मूर्धन्य है कि ब ओष्ठ है। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो यहाँ पर य जो होता है यह देखिए मूर्धन्य नहीं होता है, यह असंगत युग्म है। बाकी न दंत है, घ कंठ है और ब ओष्ठ है, लेकिन यह जो है यह मूर्धन्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आईसीटी को लेकर इस चैनल के द्वारा देखिए ईएमआरएस में पूरा प्रयत्न किया गया था। बहुत ही आप लोगों को कंटेंट दिया था हमने इस चैनल के द्वारा। और देखिए बहुत से लोगों ने टीजीटी पीजीटी में 15 में से 14 नंबर स्कोर कर आए हैं। जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं या जो भी फ्री में कंटेंट पढ़े हमसे, देखिए 15 में 14 क्वेश्चन एग्जाम में सही कर सब लोग अपना रिव्यू दिए हैं। अब आप लोगों का केवीएस एनवीएस है, यहाँ पर भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए देखिए जो टेस्ट सीरीज में पहले लॉन्च किया था वही टेस्ट सीरीज में फिर लॉन्च कर रहा हूँ केवीएस एनवीएस के लिए। लेकिन इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को नए क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। जिन्हें भी लेना होगा मात्र 51 रुपीज़ में 300 क्वेश्चंस का आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जो केवीएस एनवीएस में सब पूछे गए पीवाईक्यू हैं और साथ में एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस है। तो जरूर लीजिएगा। लेने के लिए व्हाट्सएप पर आप लोग हमारे जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर मैसेज करिएगा, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या लोग ध्यान से देखिएगा। दंत के अंतर्गत देखिए त थ द ध न ल और स सब दंत के अंतर्गत आता है। क ख ग घ अंग अ आ ह यह सब कंठ के अंतर्गत आता है। ट ठ ड ढ अड़ा र स और री यह मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। प फ ब भ म फिर देखिए छोटा और बड़ा हुआ सब ओष्ठ के अंतर्गत आता है। च छ ज झ य स ई और ई जो है सब तालब के अंतर्गत आता है। इसको लोग सारा लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सब क्वेश्चन केवीएस में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 6 वर्ण हम आपको बता चुके हैं। बताइए 6 किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो देखिए स जो मिलके किससे किससे बना है, क और स से मिलके बना है। देखिए यह सभी ऑप्शन से गलत दिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, ये सभी ऑप्शन गलत है। आपको क्या बताएं, यह क होगा और वो शॉर्टकोट वाला स होगा, यह होगा। तो यह यहाँ पर सही होता है, बाकी वो गलत दिया है। तो ये देखिए इसका उत्तर भी दिया है। देखिए स्र आपको बताएं कि स और र से मिलकर बनता है। छ बनता है क और स से, त्र त और र से, ज्ञ ज और य से। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढ वर्ण किस वर्ग का है। क वर्ग का कि च का कि प का कि ट का। देखिए बताइए ट ठ ड ढ किसके अंतर्गत आएगा यह। तो देखिए ट वर्ग के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बता चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। ध्वनि की शब्द के अनुच्छेद की वाक्य बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ये होगा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए केवीएस पीआरटी में पूछा गया है। दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ ई च व क इत्यादि। और देखिए मूलतः हिंदी में 12 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हम लोग चैप्टर भी वर्णमाला पढ़ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है कि ज्ञ हम आपको बताइए ज्ञ किससे मिलकर बना है, जल्दी बताइए आप लोग। तो ज और य से मिलकर बना है ना, तो 14 का कौन सा होगा, ये इसका सही हो जाएगा। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे। बताइए प किस तरह की ध्वनि है, कंठ की, मूर्धन्य की, कोष्ठ की, तालव्य। देखिए प फ ब भ म, प कहाँ पर आ रहा है, ओठ से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आप लोग का, ओष्ठ होगा। तो इस क्वेश्चन का 15 का कौन सा विकल्प होगा, सी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या तो हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए। कंठ के अंतर्गत क ख ग घ
ङ आएगा, लिखे अड़ा नहीं है। तालब के च छ ज झ ञ, मूर्धन्य का ट ठ ड ढ ड़, दंत का त थ द ध न, ओष्ठ का प फ ब भ म। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मतलब आपको बताना कि विसर्ग की व्यंजन की महाप्राण की अनुस्वार कौन सा कहलाता है। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, व्यंजन कहलाता है। तो किसी स्वर की सहायता से जो उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। कह रहा है कि किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क और अ, जैसे मान लीजिए जितने भी होते हैं, मान लीजिए क क्या है, व्यंजन है। क किससे मिलके बना है, ये देखिए क और अ से मिलके बना है। यहाँ पर अ क्या आ गया, स्वर आ गया। तो बिना स्वर के व्यंजन नहीं लिखे जा सकते हैं, याद रखिएगा, उच्चारण नहीं किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, खरोष्ठी में कि मंदारिन में कि पाली में कि देवनागरी में। इजी क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन KVS PGT में पूछा गया है। तो यह वर्तमान हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियाँ मुख्यतः ब्राह्मी लिपि से निकली है। और खरोष्ठी देखिए क्या होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। याद रखिएगा जो खरोष्ठी होती है यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। मतलब कैसे लिखा जाएगा, इस साइड से हम लोग इधर लिखते जाएंगे। सम्राट अशोक के शहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए हैं। और देखिए मंदारिन क्या है, एक चीनी भाषा है जो चीनी भाव चित्र में ही लिखी जाती है। पाली का शाब्दिक अर्थ पवित्र रचना है। इसे बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि म किस प्रकार का वर्ण है, बताइए। दंतोष्ठ है कि अनुनासिक है कि ओष्ठ है कि दंत है। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। म जो है यह ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्यतः वर्णों के उच्चारण स्थान 6 हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक यानी नासिक कह रहा है। देखिए ऊ हो गया, फिर ऊ, प, फ, ब, भ तथा म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा देखिए चैनल छोटा है लेकिन कई लोग विश्वास नहीं कर पाते कंटेंट पर। देखिए जिस प्रकार का मैं आप लोगों को ICT को लेकर EMRS के एग्ज़ाम के लिए मैं ICT प्रोवाइड कराया था। देखिए मैं एग्ज़ाम में 15 में से 14 क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिखाया हूँ ICT में, कि जो मैं पढ़ाया था टेस्ट सीरीज से या फ्री में यूट्यूब की वीडियो सब आए थे। तो आप लोग भी विश्वास करिएगा, जो भी KVS NVS में हमारे साथ जुड़े हैं, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग देखिए, मैं कहता नहीं हूँ लेकिन चैनल से जुड़ जाइएगा बाकी का वीडियो देखने के लिए। और बाकी लाइक और शेयर तो आपके हाथ में है, जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है। 11 की 9 की 7 की 5। तो देखिए इसका 19 जो होगा, ये देखिए KVS में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 यहाँ पर सही होगा। देखिए KVS TGT पूछा गया था। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 9 वर्गों में रखा गया है। जैसे देखिए कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 8 ही दिया है लेकिन इसका आंसर दिया कि 9 यहाँ पर दिया है। हो सके कोई छूट गया होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। हाँ यह भी याद रखिएगा, बहुत कंठोष्ठ का उच्चारण पूछता है। ओ और औ क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। दंतोष्ठ क्या होता है, वह होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और नासिका वाले जैसे अंग हो गया, अंगा हो गया, या अड़ न म, जो पंचमाक्षर होता है उसका अंतिम जो होता है वह सब नासिक के वाले होते हैं, याद रखिएगा। 20 नंबर करा कि उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं। शब्द की, वर्ण की, प्रत्यय की, कृदंत। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो होता है उसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं यह PYQ का सीरीज जो है जारी रखूंगा, लेकिन यदि आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक कमेंट करिएगा, तो मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक। और दे भी सकते हैं, शायद कहीं भी आप लोग को इस प्रकार के PYQ का सीरीज नहीं कोई करा रहा होगा। यहाँ पर आप लोग को एकदम निःशुल्क में PYQ कराया जा रहा है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और देखिए करा कुछ मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण ही होती है। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, बताइए। अड़ है कि स है कि स है कि छ है। हमको बता चुके हैं 6 तरह ज्ञ स्वर संयुक्त होता है, तो 6 यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा।
आगे बढ़ते हैं। फ का पूछा कि उच्चारण स्थान कौन सा होगा, मूर्धा की तालु की कंठ की ओर से। तो देखिए प फ ब कहाँ से बोल रहे हैं, प। पहले आप लोग बोल कर इसको देखिएगा इन वर्डों को, तो आप लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे, बाकी हमेशा रट नहीं पाएंगे। देखिए प फ ब, ओठ हमारा एक दूसरे से क्या हो रहा है, टच हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए। वर्ग के प्रथमाक्षर की वर्ग का तृतीयाक्षर की वर्ग का चौथा व्यंजन की वर्ग का पंच। देखिए वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है ये अनुनासिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो क्या होगा, डी होगा पंचमाक्षर, यानी जो हमको बताया, जैसे मान लीजिए न हो गया, अण हो गया, म हो गया, यही सब होता है अनुनासिक। यहाँ पर देखिए दिया भी है, इनकी संख्या 5 है, याद भी ये भी रखिएगा। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, अब बताइए आप लोग। देखिए कितना यह क्वेश्चन पूछा है केवीएस एनवीएस में ध्वनियों से संबंधित। च छ ज झ यह होगा कि ट ठ ड ढ अण होगा कि त थ द ध न कि प फ ब भ म। देखिए प फ ब भ म तो ओष्ठ का होगा, वैसे यह नहीं होगा। आपसे क्या पूछा है, मूर्धन्य पूछा है। तो यहाँ पर देखिए त थ द यह भी नहीं होगा, यह तो दंत से अंतर्गत आएगा। और देखिए च छ ज यह भी आपका नहीं होगा। और ऑप्शन कौन सा यहाँ पर होगा, ट ठ ड ढ अण। देखिए यही मूर्धन्य होगा, तो 24 का बी जो होगा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। कंठ ध्वनियाँ के अंतर्गत अ आ, क ख ग घ अंग और ह और विसर्ग। तालव्य ध्वनियाँ देखिए छोटी बड़ी ई, च छ ज झ य और स। मूर्धन्य ध्वनियाँ देखिए कौन सा है, री ट ठ ड ढ अण र और स। दंत कौन सा है, त थ द ध न ल और स। ओष्ठ ध्वनियाँ क्या है, देखिए छोटा बड़ा उ, प फ ब भ म। कंठ तालव्य क्या है, ए ऐ। कंठ ओष्ठ कौन सा है, ओ औ। और दंतोष्ठ कौन सा है, वो, इसको आप लोग याद रखिएगा। 25 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में घ का मतलब क्या है, स्वर है कि व्यंजन के अनुसार की संयुक्त अक्षर है। तो घ क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है, व्यंजन होगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। व्याख्या दिया कि हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण व्यंजन विभाग के अंतर्गत आता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, याद रखिएगा। और अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन, इसको भी याद रखिएगा। द्विगुण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग ड ढ पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, जैसे यह देखिए यह पकड़ना आपको लिखना है, कहीं क्या लिखेंगे, पकड़ना, ऐसे पकड़ लिखेंगे ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर ढ वाला है, तो जैसे मान लीजिए पढ़ना, क्या लिखेंगे, पढ़ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलेंगे। इन दोनों को याद रखिएगा। और कह रहा है कि द्विगुण व्यंजन आदि ध्वनियों को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। बाकी परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। देखिए महाप्राण पूछ रहा है, कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। बी कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। सी कह रहा है कि जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। और डी कह रहा है कि जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। महाप्राण उसी को कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलता है। सीधे व्याख्या देखिए। और कह रहा है कि हर वर्ग का दूसरा, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह देखिए स स ह, इन्हें भी महाप्राण कहते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए इसको उसमें व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। ट्रिपल स ह, इसे आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिपल स ह को उसमें व्यंजन कहा जाता है। 27 नंबर कर रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है। अब आपको क्या बताए हैं, देखिए जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर देखिए झ होगा, च छ झ, पहला तीसरा झ तीसरे नंबर पर आएगा। च छ ज झ नहीं होगा, देखिए तो महाप्राण है। आपसे अल्प प्राण पूछा है, च छ भी नहीं होगा, प फ भी नहीं होगा। देखिए अण यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि जैसे हम आपको क्या बताए हैं कि अल्प प्राण जो होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं क वर्ग का ही लिख रहे हैं, क ख ग घ अंगा, तो यही मान लीजिए हम लिखे हैं। अब पहला और तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। पहला यानी क, फिर तीसरा ग, और यह अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण होगा। अब गिनती कर लीजिए आप लोग, तो खुद यहाँ पर देखिए अण कहाँ पर है, मान लीजिए ट ठ ड ढ अण अंत में आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर 27 का सी इसका सही होगा। अब देखिए 28 नंबर कह रहा है कि कौन सा वर्ण महाप्राण दर्शाता है। अब देख लीजिए, ट तो होगा नहीं, आपको दूसरा चौथा बस लेना है। अण होगा नहीं, पांचवा आएगा।
अब देखिए ट ठ दूसरे पर यही आएगा तो ठ क्या होगा, महाप्राण होगा, दिया भी है ठ। अब कह रहा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, देखिए अल्प प्राण वही होगा जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह से बहुत कम सांस निकलेगा। देखिए कम कहाँ लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम, हाँ तो ये नंबर सही होगा। अल्प प्राण उसी को कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। और देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कितना क्वेश्चन सही हुआ है कितना गलत हुआ है, देख कर भाग जाते हैं आप लोग, लाइक भी करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है, ग झ च कि भ। देखिए 30 जो होगा 30 का ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। तो देखिए च जो है यह अघोष व्यंजन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए जैसे अल्प प्राण महाप्राण होता है वैसे अघोष और सघोष होता है। तो देखिए अघोष सघोष क्या होता है इसको भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं पूरा कौर का क ख ग घ गा, और देखिए पहला और दूसरा जो होता है अघोष होता है यह, और बाकी यह 3 4 5 क्या होता है, सघोष होता है। बस ऐसे याद रखें, हर वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो ऑप्शन में देखिए च छ क ख ट ठ सब अघोष व्यंजन हो जाएगा। एक बार देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी है च वर्ण अघोष व्यंजन है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। और देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, वह अघोष होता है। और साथ में यहाँ पर जैसे देखिए फ स ये सब और अघोष व्यंजन कहलाते हैं। 31 नंबर करा है कि कौन सा वर्ड अघोष। अब देख लीजिए पहला दूसरा कौन कौन आ रहा है, अघोष पूछा है आपसे, प फ ब तीसरे के बार आ रहा है, प फ ब भ म चौथा आ रहा है, प फ ब भ नहीं आएगा, ट यानी पहला दूसरा आएगा आपका, तो ट क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ड घोष व्यंजन है, ड है कि त है कि थ है कि प है। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छ जो है यह एक, देखिए कौन सा है 32, तो 32 का देखिए ए है यहाँ पर सही होगा, छ नहीं ड होगा। यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, ड क्या होगा, एक घोष व्यंजन होगा। तो व्याख्या दिया है कि ड वर्ड घोष व्यंजन है जिसमें ट ठ ड तीसरे पा रहा है घोष होगा। और देखिए घोष लिखा रहा है या सघोष लिखा रहा है, दोनों सेम होगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो होगा वह घोष होगा, पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी सघोष या घोष होता है। ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर त थ वैसा तो है नहीं। 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। अब बताइए छ है कि द है कि ड़ है कि ल है, तो अघोष क्या होगा बताइए, पहला दूसरा का बस होगा तो च छ आ जाएगा आप लोगों का। त थ द तीसरा का पा रहा है, य र ल तीसरा का पा रहा है, बस यहाँ पर छ हो जाएगा। 34 नंबर करा है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ड है। इजी क्वेश्चन से 52 है कि 51 है कि 45 है कि 42। देखिए हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ड है, तो 34 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये इसका सही होगा। देखिए करा कि देवनागरी लिपि भारत में प्रचलित लिपि है। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 मूल व्यंजन, 2 द्विगुण, 4 संयुक्त व्यंजन मिलाकर 52 वर्ड हो जाते हैं। 35 नंबर का है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर है। इजी क्वेश्चन है। देखिए स्वरों की जो संख्या होती है कुल 11 स्वर होती हैं। अंग अवरोह नहीं होता, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, तो इसका भी सी जो होगा सही होगा। देखिए दिया भी है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये नहीं होता। बाकी अंग अवरोह देखिए यह अयोगवाह होता है, इन्हें स्वर में गिनती नहीं किया जाता है। 36 नंबर का है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं। 4 है कि 3 है कि 2 है कि 1 है। तो देखिए 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, एक जो है अनुस्वार हिंदी देवनागरी में, तो यहाँ पर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। 37 नंबर करा कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं। 4 की 3 की 2 की 1। देखिए विसर्ग की संख्या भी एक ही है, एक अनुस्वार होता है एक विसर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही होगा। देखिए यह क्या है, यह विसर्ग है, और सिंगल जब ऊपर आता है हम लोग लिखते हैं अंगूर, हम लोग लिखते हैं अंगूर, तो यह क्या होता है, इसको लोग समझ सकते हैं, यह अनुस्वार है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों हम लोग जो वर्णमाला चैप्टर है कुल यहाँ पर 37 क्वेश्चन हम लोग देखे, इतना ही क्वेश्चन दिया था। और देखिए यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो बस अंत में यही कहूँगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और ICT का जो टेस्ट सीरीज है उसका डेमो भी अभी देख लीजिए। चलो मैं देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं
इसी चैप्टर के अनुसार, जैसा कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चन लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।